हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1, जिसमें हम चैप्टर 1 जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, उसकी आगे की थियरी समझने वाले हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड डेफिनेशंस थे, मीनिंग थे, वो हमने समझा। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो हमने इन डिटेल समझा, जिसमें कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस भी था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है वो हमने समझा था। फिर यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, और तो और जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप और फाइनेंशियल अकाउंट जो है उसके साथ क्या रिलेशनशिप डिफरेंस है, वो भी हमने समझा, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। राइट, इस पार्ट में हम आगे की थियरी है वो कवर अप करने वाले हैं। पेज नंबर 1.14 से ये स्टार्ट हो रहा है। अब जो हम समझने वाले हैं वो है एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अगर अच्छी हो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या एसेंशियल है, क्या नेसेसिटीज है। 6 फैक्टर्स हमें यहाँ पर बताए हैं जो एसेंशियल है फॉर अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या होगा कि जनरली अब जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस तरह से रिकॉर्डिंग किया जाएगा, क्या प्रोसीजर, क्या फॉर्मूलाज या क्या पॉलिसीज रूल्स वगैरह होंगे, तो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कह सकते हैं। और वो अब इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्रू किया जाता है तो उसे पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि अब मैन्युअली सब कुछ वर्क करना पॉसिबल नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को यूज करना काफी नेसेसरी हो गया है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अब सॉफ्टवेयर थ्रू होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बन जाएगा वो। तो वो सिस्टम अगर बेस्ट गुड अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो 6 एसेंशियल्स बताए हैं, नेसेसिटीज बताई है, वो हमें देखना होगा कि ये 6 अगर पॉइंट्स है तो हम कह सकते हैं कि ये गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। राइट, ये आपको पूरा ये जस्ट डायग्राम दिया है, बट कुछ खास काम का नहीं है, क्योंकि इन डिटेल फिर वो 6 फैक्टर्स जो है वो हमें नीचे समझाए गए हैं। और ये MTP 1 में 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। The essential features which a good cost accounting system should possess are as follow. राइट, सबसे पहले है इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो इंफॉर्मेटिव, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करनी चाहिए और सिंपल टू यूज होनी चाहिए, ताकि यूजर इजीली यूज कर पाए और उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी टेलर मेड। टेलर मेड मतलब कि कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस नेचर, प्रोडक्ट, उनके जो रूल्स पॉलिसीज वगैरह है उस हिसाब से वो सिस्टम है वो बनी हुई होनी चाहिए। प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकली यूज कर सके ऐसी होनी चाहिए। सिंपल एंड कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। टेलर मेड, प्रैक्टिकल, सिंपल और जो भी एंटिटी की नेसेसिटी है उस हिसाब से वो कैपेबल होनी चाहिए। 4 एसेंशियल्स होने चाहिए रिगार्डिंग इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल। The system of cost accounting not sacrifice the utility by introducing inaccurate and unnecessary details। जो काम की नहीं है डिटेल्स, राइट, ऐसी डिटेल्स या फिर इनएक्यूरेट जिसमें से इंफॉर्मेशन गलत मिल रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में से नहीं मिलनी चाहिए, तो वो कुछ यूजफुल नहीं बनेगी। राइट, तो सबसे पहला एसेंशियल है इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल। सेकंड है एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, कुछ भी उसमें गलत नहीं होना चाहिए। और ऑथेंटिक, जो भी सोर्स वगैरह है वो सब कुछ ऑथेंटिक होना चाहिए। The data to be used by the cost accounting system should be accurate and authenticated, otherwise it may distort the output of the system and wrong decision may be taken। अगर इंफॉर्मेशन गलत होगी तो ऑब्वियसली उसमें से जो डिसीजन लेंगे वो भी गलत होगा। राइट, तो एक्यूरेट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, कोई भी वो सिस्टम का यूज करे, कहीं से भी यूज करे, तो उसमें से जो आउटपुट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, वो यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि वो कंपैरिजन अच्छे से कर पाए और उसमें से जो डिसीजन लिया जाएगा वो प्रॉपर बनेगा। There should be uniformity and consistency in classification, treatment and reporting of cost data and related information. This is required for benchmarking and comparability of the results of the system for both horizontal and vertical analysis। horizontal या फिर vertical analysis करना है तो उसके लिए information comparable और uniform होनी चाहिए, तभी वो useful हो पाएगी। So third essential is uniformity and consistency। Fourth, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बहुत सारी अलग अलग इम्पैक्ट्स होती है, एस्पेक्ट्स होती है जो कंसिडर करनी रहती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी जो डेटा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, टैक्सेशन वगैरह के लिए, प्लानिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है। तो उन जो दूसरी डिसिप्लिन से दूसरी एस्पेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की, उनके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे में यूजफुल हो सके। दूसरे का भी डेटा हो सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में नेसेसरी है, तो उसके लिए भी वो इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए।
The cost accounting system should be integrated with other system like financial accounting, taxation, statistics and operational research etc. to have a complete overview and clarity in result. Simple. Then flexible and adaptive. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक बार बन गई मतलब उसमें चेंज ही ना कर सके तो वो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। नया कोई कॉन्सेप्ट आया, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई, बिजनेस ने कुछ एक्सपांशन वगैरह किया, तो उस अकाउंटिंग सिस्टम में चेंजेस करना पॉसिबल होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव होनी चाहिए, तभी वो ज्यादा यूजफुल हो पाएगी, राइट। The cost accounting system should be flexible enough to make necessary amendment and modifications in the system to incorporate changes in technological reporting, regulatory and other requirement. टेक्नोलॉजिकल अगर कोई भी चेंजेस है सिस्टम में, मतलब कि हो सकता है कि ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा रिस्क से बच पाए, इस तरह की अगर कोई सिस्टम है, कोई ऐसे अपडेट्स करने जरूरी है, रिपोर्टिंग की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो पहले थी उससे कुछ अलग है, राइट। रेगुलेटरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा जो है कुछ जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी में मेंटेन करना है, राइट। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट को अमेंड करने के लिए, रिक्वायरमेंट को उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव होनी चाहिए। ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, सिस्टम है वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, तभी उसमें से जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, उसके ऊपर मैनेजमेंट या और कोई पर्सन रिलाई कर पाएगा और उसमें से कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। Management should have trust on the system and its output. For this, an active role of management is required for the development of such a system that reflects a strong conviction in using information for decision making. Simple. तो ये 6 essentials है गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, वो होने ही चाहिए। सबसे पहला इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल, सेकंड एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक, third uniformity and consistency, fourth integrated and inclusive, fifth flexible and adaptive and sixth trust on the system, राइट। ये 6 एसेंशियल्स होने चाहिए, उसके अंदर जो लिखना है वो भी सही होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल मतलब कि उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट, वो प्रॉपर होनी चाहिए और सिंपल टू यूज होनी चाहिए। उसके लिए 4 फैक्टर्स हमें बताए गए थे, राइट। सबसे पहले टेलरमेड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए सिस्टम, सिंपल और कैपेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटिटी, ये 4 चीज उसमें होनी चाहिए। सेकंड एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि तभी उसमें से डिसीजन मेकिंग जो करेंगे वो सही हो पाएगा। थर्ड यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, उसमें से जो डेटा मिल रहा है वो यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि कंपैरिजन वगैरह करना है तो वो पॉसिबल हो पाएगा। फोर्थ हमें बताया था इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिवनेस, मतलब कि जो दूसरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, राइट, ऑपरेशन रिसर्च है, उन सभी के साथ वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तो ओवरऑल व्यू पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिफ्थ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव, कोई भी टेक्नोलॉजिकल रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है और सिस्टम में भी चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वो कर सके, ऐसी सिस्टम होनी चाहिए। एंड सिक्स्थ ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, मैनेजमेंट वगैरह उस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करते होने चाहिए, तभी वो डिसीजन अच्छे से ले पाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, MTP 1 में 24 में भी पूछा गया। अब इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, कोई भी कॉस्टिंग सिस्टम को अगर इंस्टॉल करना है तो क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, वो यहाँ पर समझाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। As in the case of every other form of activity, it should be considered where it would be profitable to have a cost accounting system. Cost accounting system में से कुछ benefit मिलेगा या नहीं, वो ध्यान में रखना होता है। Management of an organization needs complete and accurate information to make decisions. A well-established costing system should provide all relevant information as and when required by management as well as various stakeholders. Good cost accounting system होगी तो उसमें से जब भी उनके यूजर्स है, मैनेजमेंट है, उनको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो तुरंत ही वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, वो नेसेसरी है। बिफोर सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द फैक्टर्स मेंशन्ड बिलो शुड बी स्टडीड। कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले, उसका यूज करने पहले से, सेटअप करने से पहले नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। 8 से 10 कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स को ध्यान में रख के उसी के बाद जो सिस्टम है वो इंस्टॉल या सेटअप होनी चाहिए। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना चाहते हैं, क्या हमारा पर्पस है, वो सबसे पहले समझना था और उसी हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होनी चाहिए। The objective of setting up the costing system, for example, whether it is being introduced for fixing prices or for establishing system of cost control. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो उसी के हिसाब से कॉस्टिंग की सिस्टम भी होगी, राइट।
तो जो ऑब्जेक्टिव में था कि फिक्सिंग प्राइसेस, प्राइसेस किस तरह से पता चलेंगे, कॉस्ट कितना हुआ है और उसमें कितना प्रॉफिट हमें ऐड करना है, और फिर सेलिंग प्राइसेस वगैरह पता चलेंगे, तो उसके लिए है। या फिर कॉस्ट कंट्रोल की स्टैंडर्ड इतना है, एक्चुअली इतना हुआ, उसमें डिफरेंस कितना हुआ, वो वेरिएंस के ऊपर एक्शंस लेंगे और कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। ये पर्पस है फिक्सिंग प्राइसेस, या और कोई पर्पस क्या है वो समझना है, वो कंसिडर करना है, उसी के बाद सिस्टम सेटअप किया जा सकता है। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में ये बिजनेस एंटिटी है वो वर्क करती है, उसका बिजनेस का नेचर क्या है, उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चेंज हो सकती है। The industry in which the business is operating. Every business or industry has its own uniqueness and objectives. According to its cost information requirement, cost accounting methods are followed. कौन सी इंडस्ट्री है उस हिसाब से, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चेंज हो सकती है, क्योंकि सभी का यूनिकनेस होती है, ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से सिस्टम होनी चाहिए। तो पहले बिजनेस क्या है वो अच्छे से समझना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ऑयल रिफाइनरी मेंटेन्स प्रोसेस वाइज कॉस्ट अकाउंट to find the cost incurred on a particular process, say include refinement process etc. अगर ऑयल रिफाइनरी है तो उसमें अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस होती है, तो हर प्रोसेस में कितना कॉस्ट हुआ वो जानना जरूरी हो जाता है। तो ऑयल रिफाइनरी के लिए अलग अलग प्रोसेस वाइज अकाउंट, अलग अलग प्रोसेस वाइज कॉस्ट कितना हुआ है वो पता चले, ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम होनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, मतलब कि कस्टमर बेस्ड उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह है, तो उसमें वो कस्टमर स्पेसिफिक होगा कि इस कस्टमर का इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए कितना कॉस्ट हुआ, तो उसमें कस्टमर स्पेसिफिक जॉब वाइज क्या एक्सपेंस हो रहा है, कॉस्ट हो रहा है, वो जानना जरूरी है, तो उसकी सिस्टम उस हिसाब से होनी चाहिए, राइट। तो नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री मैटर करेंगे। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, हायरार्की किस तरह से है, टॉप मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल, मैनेजर लेवल, वो क्या किस तरह से हायरार्की है, क्योंकि सभी की जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी, उस हिसाब से सिस्टम होनी चाहिए। Costing system should fulfill the information requirement of different level of management. Top management is concerned with the corporate strategy. Strategic level management is concerned with marketing strategy, product diversification, product pricing, etc. मार्केटिंग किस तरह से करना है, राइट, क्या क्या टाइप की मार्केटिंग की स्कीम्स वगैरह ला सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करना है, टीवी में लगाना है या नहीं, सोशल मीडिया पर करना है या नहीं, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब वेरियस टाइप्स के प्रोडक्ट लॉन्च करना, तो वो डाइवर्सिफिकेशन करना है या नहीं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, राइट, तो वो सारे मैनेजमेंट, मैनेजर लेवल जो मैनेजमेंट लेवल है सेकंड हायरार्की होगी, राइट, स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट, तो वहां पर ये डिसीजंस लिए जाएंगे। Operational level management needs the information on a standard quantity to be consumed, report on idle time etc. जो ऑपरेशनल लेवल पर, जो एक्चुअल में लोअर लेवल पर काम करते हैं, उनको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज करनी है, क्योंकि अगर उनसे ज्यादा हो जाएगा, यूज किया जाएगा, तो वो कॉस्ट कंट्रोल में आएगा, वेरिएंस आएगा, दिखेगा, राइट, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज करनी है, आइडल टाइम कितना हुआ है, क्योंकि उसका पेमेंट उस तरह से किया जाएगा, तो वो सारी चीजें उनके लिए जानना जरूरी बन जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के हिसाब से अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग हायरार्की, अलग अलग लेवल के लोगों को चाहिए होगी। फोर्थ, नोइंग द प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं जो भी बिजनेस है, उस हिसाब से उनका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड। The product which has a byproducts require costing system which accounts for byproduct as well. Byproduct मतलब कि जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है, राइट, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके साथ कोई दूसरी भी प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू काफी कम है, जिसकी शायद मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, उसमें से कुछ ज्यादा अमाउंट फेच नहीं होगी, तो उसे बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके साथ बाय प्रोडक्ट भी निकलती है, तो वो बाय प्रोडक्ट भी है, तो बाय प्रोडक्ट का भी कॉस्ट अकाउंटिंग होना चाहिए, उसके हिसाब से भी कॉस्ट में अलोकेशन होना चाहिए, जो हम आगे चैप्टर 11 में समझने वाले हैं। तो अगर बाय प्रोडक्ट भी उसमें से मैन्युफैक्चर होती है, राइट, तो उसके भी अकाउंटिंग करना है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को बाइफरकेट कर पाए, उसमें कॉस्ट अलोकेशन अच्छे से कर पाए। इन केस ऑफ अ पेरिशेबल और अ शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट, marginal costing is appropriate to know the contribution and minimum price at which products could be sold. marginal costing में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि एक यूनिट बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है उसको ही कंसिडर किया जाता है। ये हम आगे भी समझने वाले हैं इन डिटेल, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अभी डाउट लगता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इन डिटेल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर है। और ये चैप्टर 1 में भी हम आगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वगैरह समझेंगे तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
तो अगर कोई भी पेरिसेबल या फिर शॉर्ट लाइफ एक्सपायरी वाले अगर कोई भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, मतलब कि जो सेल प्राइस है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है वो, या फिर मिनिमम प्राइसेस क्या है वो जानने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। नोविंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, किस तरह से प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोसेस वाइज भी शायद कॉस्ट हमें निकालना जरूरी हो सकता है, तो प्रोसेस क्या है वो भी समझना जरूरी है। A good costing system can never be established without a complete knowledge of the production process. Cost apportionment can be done on the most appropriate and scientific basis. If a cost accountant can identify degree of effort of resources consumed in a particular process. टोटल जो भी कॉस्ट इनकर किया है पूरी ही प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट उसमें अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग रिसोर्सेज यूज होते हैं, अलग अलग परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज यूज होते हैं, तो वो प्रोसेस वाइज कॉस्ट कितना है वो भी जानना जरूरी हो सकता है, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट, अगर कोई भी प्रोसेस में अननेसेसरी ज्यादा कॉस्ट हो रहा है तो उसको उसको कम करने के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो उसके लिए भी प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से समझना जरूरी है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए भी जरूरी हो जाएगा। This also includes some basic technical know-how and process peculiarities. उसके लिए बेसिक know-how और प्रोसेस की जो peculiarities है उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसको कंसिडर किया जाएगा, राइट। फिर है इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सिंक होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छे से सिस्टम है वो बन पाएगी। Establishment of a department or a system requires substantial amount of organizational resources. While drafting a costing system, information needs of various other departments should be taken into account. बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, उसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनेगी, या फिर उसमें से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें से अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। वेरियस डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन को सिंक करना भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए नेसेसरी बन जाएगा। For example, in a typical business organization, accounts department needs to submit monthly stock statement to its lender bank, quantity-wise stock details at the time of filing returns to tax authorities, etc. अगर कोई भी बैंक ने स्टॉक वगैरह के सामने, करंट एसेट्स के सामने अगर कोई भी लोन ली है तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि मंथली स्टॉक स्टेटमेंट उनको बैंक को सबमिट किया जाए, ताकि उसके सामने उनको ड्रॉइंग पावर है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये हमने ऑडिट में इन डिटेल समझा हुआ है, राइट। या तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो स्टॉक कितना है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ स्टॉक नेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू है वो जनरली कॉस्ट ऑफ द स्टॉक है वही कंसिडर किया जाता है, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी बन जाती है, राइट। या फिर दूसरा एग्जांपल दिया है कि क्वांटिटी वाइज स्टॉक डिटेल्स चाहिए होती है, जो टैक्स अथॉरिटीज में टैक्स ऑडिट या टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसमें भी जो स्टॉक की क्वांटिटीज है वो सबमिट करना जरूरी होता है। ये आप सीए फाइनल में या फिर प्रैक्टिकली जब ऑडिट करेंगे या फिर टैक्स ऑडिट करेंगे तो पता चलेगा। तो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन जरूरी है, दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग के लिए जरूरी है, तो ये सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग को प्रोवाइड करे। देन मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, किस तरह से कॉस्ट रिकॉर्ड्स वो मेंटेन किए जाएंगे, उसकी मेथड क्या होगी उसको भी कंसिडर करना है, उस हिसाब से सिस्टम डेवलप किया जाएगा ताकि जो रिक्वायरमेंट है एंटिटी की मैनेजमेंट की वो फुलफिल हो पाएगी। The organization must determine beforehand the manner in which cost and financial accounts could be interlocked into a single integral accounting system, and how the results of separate sets of account, that is cost and financial, could be reconciled by means of control accounts. अब जनरली जो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो दो तरीके से मेंटेन हो सकते हैं। एक है इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट एक साथ ही बनाया जाता है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी अलग से मेंटेन किया जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अलग से मेंटेन किया जाएगा, दोनों ही अलग होंगे, इंटीग्रेटेड नहीं होंगे। तो उस केस में रिकंसिलिएशन करना जरूरी होगा ताकि किसी में कुछ भी रिकॉर्डिंग करना छूट नहीं गया है वो पता चले। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सकती है, तो वो कौन सी सिस्टम है वो कंसिडर करना जरूरी है, उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हो पाएगी। ये जो इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये इन डिटेल हम चैप्टर 7 के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में ही वो पूरा चैप्टर है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड ऑडिट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करना जरूरी है, ये हमने आगे भी देखा था, स्कोप में भी कवर अप किया था। और तो और यूजर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक यूजर था ऑडिटर, तो ऑडिटर भी यूज करता है और कॉस्ट के रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करना कंपनीज एक्ट वगैरह के हिसाब से कंपल्सरी रिव्यू होता है, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसको कंसिडर करना होगा और उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो डेवलप करनी रहेगी।
records are to be maintained to comply with statutory requirements and applicable cost accounting standards should be followed. जो स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है उसको कंसिडर करना होगा और उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो डेवलप करनी रहेगी. एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स. इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, टाइमली मैनर में मिलनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए. ये सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उस सिस्टम के अंदर. उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तभी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होगी और यूजफुल बन पाएगी. राइट. Information generated from the costing system should possess all the attributes of useful information. That is, it should be complete, accurate, timely, and relevant. To have an effective management information system (MIS), right? वो information complete, accurate, timely और relevant होनी चाहिए, तभी वो useful बन पाएगी. Right? तो ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, हमें ध्यान रखने रहेंगे. 9 फैक्टर्स, 9 फैक्टर्स है वो दिए हुए हैं. राइट, कि जो बिफोर सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा. इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम के लिए ये नेसेसरी बन जाएंगे. ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले कि वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट कंट्रोल या फिक्सिंग ऑफ द प्राइस. सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री क्या है वो समझना जरूरी होगा, क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री या बिजनेस है उसमें अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, तो उस हिसाब से सिस्टम बननी चाहिए. थर्ड बताया है कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग हायरार्की, अलग अलग लेवल्स जो है उस लेवल की रिक्वायरमेंट जो है अकाउंटिंग सिस्टम की वो अलग अलग होगी, तो उसको कंसिडर करना रहेगा. देन नोइंग द प्रोडक्ट क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बनाते हैं, उसको भी ध्यान में रखना होगा. उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो चेंज हो सकती है. देन नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह से, क्योंकि प्रोसेस पता चलेगी तभी अच्छे से सिस्टम है वो डेवलप किया जा सकता है. देन इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, दूसरे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में होनी चाहिए और कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी नेसेसिटी, उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो पाए. मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो किस तरह से मेंटेन किया जाता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है या फिर नॉन इंटीग्रेटेड, मतलब कि फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग अलग रखते हैं या एक साथ ही रखते हैं, वो कंसिडर करना होगा. अगर अलग अलग रखते हैं तो उसमें रिकंसिलिएशन की भी रिक्वायरमेंट आएगी, तो उसको भी कंसिडर करना होगा. देन स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम या कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस तरह से होने चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करवाना और ऑडिट भी करवाना है, तो उस हिसाब से सिस्टम होनी चाहिए. एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स, इंफॉर्मेशन के क्या 4 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो वो कंप्लीट, एक्यूरेट, टाइमली और रिलेवेंट होना चाहिए. रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें से मिलनी चाहिए, तभी वो यूजफुल बनेगी. राइट, तो ये 9 फैक्टर्स है जिसे सेटिंग अप ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम के पहले ध्यान में रखना होगा. इसमें से आपको इन जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये फैक्टर्स बताइए, या फिर स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव, नोइंग द प्रोडक्ट, नोइंग द प्रोसेस और इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स, ये 4 फैक्टर्स आप हमें समझाइए एज अ बिफोर सेटिंग अप द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. तो वो 4 के बारे में ही आपको लिखना होगा. तो इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं या फिर इन जनरल भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं बिफोर सेटिंग अप द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है. चलिए अब आगे देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग विथ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अब जो बिजनेस जो यूज करते हैं वो चलाते हैं बिजनेस, राइट, वो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना बिजनेस को ऑपरेट करना काफी डिफिकल्ट हो गया है. वी आर डिपेंडेबल अपॉन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम का यूज करना जरूरी बन जाएगा. तो वो क्या किस तरह से है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं. With the expansion of e-commerce and increasing competitive business environment, information technology is becoming an integral part of each activity in an organization, including cost and management accounting. Right, सभी जगह पर IT का यूज तो होता ही. अब information technology has changed the cost and management accounting functions dramatically with the introduction of enterprise resource planning ERP system. ERP system में जितने भी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, जो भी बिजनेस रिलेटेड है, सेल्स है, परचेज हो गया, अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, तो सभी का सॉल्यूशन है वो ERP थ्रू मिल सकता है. सब कुछ ERP में कर सकता है और उसमें इंटीग्रेशन भी हो जाता है कि सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड भी हो जाती है, तो वो काफी सही हो जाता है, काफी यूजफुल बन जाता है. कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बिकम ऑटोमेटेड एंड इम्प्रूव्ड. The new industrial revolution in the form of digital innovation, which is popularly known as Industry 4.0,
4.0 has more emphasis on digitization and automation of business process to have a better control over cost to maintain market competitiveness. अब जो भी इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो डिजिटाइजेशन के बारे में हो रहा है कि डिजिटल सब कुछ होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम का यूज करना चाहिए ताकि अच्छे से इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, कंप्लीटली और टाइमली मैनर में रियल टाइम मिल सके, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हैज सीन लॉट्स ऑफ सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। सिस्टम के आने से टाइम, मनी और जो एफर्ट्स है उसमें काफी हद तक सेविंग हो रहा है, जो काफी बेनिफिशियल हो सकता है, तो दूसरी चीजों पर ध्यान दे सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड द फॉलोइंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर आईटी की क्या क्या इंपैक्ट हुई है वो हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। या आरटीपी में 24 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एमटीपी 1 में 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, राइट। After the introduction of ERPs, different functional activities get integrated. Integration हो चुका है, and as a consequence, a single entry into the accounting system provides custom-made reports for every purpose and serves an organization from preparing different sets of documents. सिर्फ एक एंट्री करता है तो उसमें से जो भी टाइप का आपको रिपोर्ट चाहिए वो आपको मिल सकता है, राइट। परचेस की अगर एंट्री की जाएगी तो परचेस का कॉस्ट भी पता चल सकता है, क्वांटिटी भी पता चल सकती है, दोनों साथ में भी पता चल सकता है। वेंडर्स के किस वेंडर्स के पास से कितना परचेस किया है, या फिर कोई एक मटेरियल है वो कितने वेंडर्स के पास से परचेस किया है, कितनी क्वांटिटी में परचेस किया है, कौन सी प्राइसेस में, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस क्या है, राइट, कब डिलीवरी कब हुआ, कब परचेस हुआ, कब रिकॉर्डिंग हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है सिर्फ एक परचेस रिकॉर्ड करने से। तो वेरियस टाइप्स की जो रिपोर्टिंग के या फिर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो इंटीग्रेशन की वजह से काफी हद तक अच्छी बन गई है, राइट। एक एंट्री करते हैं तो उसमें से जिस तरह का रिपोर्ट चाहिए वो मिल सकता है, ऑल ड्यू टू द ईआरपी सिस्टम, आईटी सिस्टम की वजह से, राइट। Reconciliation process of results of both cost and financial accounting system becomes simpler and less cumbersome. रिकंसिलिएशन अगर करना है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट अगर अलग अलग मेंटेन किया है तो उसका जो रिकंसिलिएशन करना है वो भी काफी इजी हो गया, क्योंकि सब कुछ एक ही ईआरपी के अंदर है तो उसको इजीली रिकंसाइल वगैरह कर सकता है, राइट। तो इंटीग्रेशन है वन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द आईटी ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। Second, a move towards paperless environment can be seen where documents like bill of material है, उसमें कोई एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स, कितनी क्वांटिटी के, किस क्वालिटी के चाहिए होंगे, वो बिल ऑफ मटेरियल होता है। ये चैप्टर 2 में हम आगे पढ़ेंगे। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, अगर जो यूजर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो स्टोर्स को मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजता है कि भाई हमें इतना मटेरियल चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि इतना मटेरियल चाहिए, तो वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट है। गुड्स रिसीव्ड नोट, जब भी परचेस किया जाता है तब जो स्टोर्स डिपार्टमेंट या परचेस डिपार्टमेंट है वो गुड्स रिसीव्ड नोट बनाता है कि कितना गुड्स मंगवाया था, कितना एक्चुअल में रिसीव हुआ है, वो पता चले उसके लिए। तो ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है वो इन डिटेल हम चैप्टर 2 के अंदर समझने वाले हैं। लेबर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, कोई भी लेबर है तो उसने कितना काम किया है, उसका कहां पर किस तरह से यूटिलाइजेशन किया है, उसका रिपोर्ट, ये चैप्टर 3 में आएगा। Are no longer required to be prepared in multiple copies. The related department can get e-copy from the system. अब पेपरलेस एनवायरनमेंट हो चुका है, ERP IT सिस्टम आ गई है, तो पेपर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज पहले बनती थी वो कॉपीज की जरूरत नहीं है, वो आईटी में से, सिस्टम में से इजीली देख सकते हैं, ई कॉपीज आपको मिल सकती है। तो पेपरलेस एनवायरनमेंट हो चुका है, दैट्स अ गुड मूव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। थर्ड इम्पैक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इंक्लूडिंग इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। इंट्रानेट मतलब कि विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी इंटरनेट का यूज किया जाता है उसे इंट्रानेट कहा जाता है। एक्सट्रानेट मतलब कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी उसको इंटरनेट का यूज किया जा सकता है, जनरली इंटरनेट कहा जाता है। तो इंटरनेट की मदद से, इंट्रानेट एज वेल एज एक्सट्रानेट की मदद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आर हेल्पिंग इन रिसोर्सेज प्रोक्यूरमेंट एंड मोबिलाइजेशन। इजीली कुछ भी चीज आपको किसी को भी अगर भेजनी है तो वो ईमेल थ्रू या फिर सिस्टम के द्वारा कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है, तो मोबिलाइजेशन है, राइट, उसकी मूवमेंट जो है वो काफी इजी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन गेट मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर्स विदाउट इशूइंग मटेरियल रिक्विजिशन नोट फिजिकली। अगर यूजर डिपार्टमेंट को अगर मटेरियल चाहिए तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को मटेरियल रिक्विजिशन नोट फिजिकल फॉर्म में ना दे तो चलेगा, उसको अगर सिस्टम में ही उन्होंने बोला कि भाई ये एक्स मटेरियल हमें इतना चाहिए तो उनको मैसेज या नोटिफिकेशन चला जाए या उनके सिस्टम में कोई एक जगह पर दिखेगा कि भाई इतना मटेरियल यूजर डिपार्टमेंट को चाहिए, तो वो विदाउट मटेरियल रिक्विजिशन नोट, फिजिकल मटेरियल रिक्विजिशन नोट,
भी वो जो गुड्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, वो यूजर डिपार्टमेंट को मिल सकता है, राइट। सिमिलरली परचेस ऑर्डर कैन बी इनिशिएटेड टू सप्लायर्स विथ द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रानेट। परचेस ऑर्डर है वो भी ईमेल थ्रू जो सप्लायर से उनको भेज सकते हैं एक्स्ट्रानेट, मतलब कि इंटरनेट का यूज करके। दिस enables an entity to shift towards just in time approach of inventory management and production। just in time मतलब कि जब जो भी रिक्वायरमेंट है वो जब प्रोडक्शन करना है तभी रॉ मटेरियल मंगवाइए, या फिर जितना ऑर्डर मिला है उतना ही प्रोडक्शन कीजिए, वो जस्ट इन टाइम है, ताकि स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो काफी हद तक कम कर सकता है। जस्ट इन टाइम के बारे में थोड़ा सा हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, बाकी इन डिटेल वो आपको SPOM में पढ़ने को मिलेगा। वहां पर आपको ये जो सिस्टम है उसके बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेजेस सब कुछ इन डिटेल समझ में आएगा। तो जस्ट इन टाइम कर सकते हैं, क्योंकि अब जो फिजिकली या फिर कॉल्स थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन या फिर ऑर्डर्स वगैरह करने पड़ते थे वो ईमेल थ्रू इजीली हो चुके हैं, उसमें गलती होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। और एज ए प्रूफ एविडेंस भी वो बन सकता है। फिर फोर्थ इंपैक्ट है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर अ कॉस्ट सेंटर और अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज असर्टेन्ड विद एक्यूरेसी इन टाइमली मैनर। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट सेंटर के बारे में या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, कॉस्ट सेंटर मतलब कि जो कॉस्ट इनकर करता है, परचेस डिपार्टमेंट हो गया, राइट, वो कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि प्रोडक्ट है, कोई भी लोकेशन, कोई भी प्रोसेस है, तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, उसका कितना एक्सपेंस हुआ है वो हम एक्यूरेटली और टाइमली मैनर में इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सकती है, असर्टेन कर सकते हैं। Each cost center or a cost object is codified and all related costs are assigned to the cost objects or a cost center using assigned codes। जो भी कॉस्ट हुआ है उसको अलोकेट किया जाता है वेरियस कॉस्ट सेंटर में या फिर वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, तो वो कोडिफाइड हो चुका है, तो वो अब इजीली कितना कॉस्ट हुआ है वो पता चल सकता है, अलोकेशन है वो काफी इजी हो चुका है, इसीलिए एक्यूरेटली और टाइमली मैनर में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। This automates the cost accumulation and ascertainment process. The cost information can be customized as a part of requirement। उसमें customization भी हो सकता है, जो भी entity की requirement है उस हिसाब से वो customization हो सकता है, information उस हिसाब से मिल सकती है। For example, when an entity manufactures or provides services, managers are able to receive information job wise, batch wise, process wise, cost center wise, etc। जो भी इंफॉर्मेशन आपको जॉब वाइज चाहिए, प्रोसेस वाइज चाहिए, बैच वाइज, जिस तरीके से भी चाहिए आपको वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो वेरियस टाइप्स की इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली और टाइमली मैनर में प्रोवाइड करता है और यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वो प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही बड़ी इंपैक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, क्योंकि जिस तरह से आपको रिपोर्ट चाहिए उस तरह से आपको मिलता है और उसी हिसाब से आप यूज करके डिसीजन वगैरह या फिर जो दूसरी चीज आपको उसका यूज करना है वो आप कर सकते हैं, राइट। Then uniformity in preparation of reports, budgets and standards can be achieved with the help of IT। ERP software plays an important role in bringing uniformity irrespective of location, currency, language and regulation। यूनिफॉर्मिटी मिलती है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट में। जितनी भी बार आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे, बजट कुछ भी डाउनलोड करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यूनिफॉर्म फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा, ताकि कंपैरिजन इजीली हो पाएगी, राइट। कोई भी लोकेशन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी करेंसी लैंग्वेज, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो यूनिफॉर्म फॉर्मेट में ही डाउनलोड होगा, तो वो काफी इजी हो जाता है यूज करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। और अगर हमें पता होता है कि यही फॉर्मेट है, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें देखनी है वही हम देखते हैं, उसमें हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, राइट। तो वो काफी अच्छा बेनिफिट होता है। Cost and revenue variance reports are generated in real-time basis, which enables the management to take control measures immediately। जो कॉस्ट कंट्रोल के बारे में हमने समझा था कि स्टैंडर्ड क्या है, एक्चुअल क्या है और उसमें वेरिएंसेस क्या है, तो वो वेरिएंस है वो तुरंत रियल टाइम बेसिस पर आपको मिलता है, तो उसमें अगर आपको कोई भी एक्शंस लेना है तो वो आप तुरंत ले सकते हैं, इमीडिएटली उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं। तो ये कॉस्ट और रेवेन्यू के जो वेरिएंसेस है, रिपोर्ट्स है, वो तुरंत मिलेंगे, राइट। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा यूजफुल हो पाएंगे। एंड लास्ट, IT enables an entity to monitor and analyze each process of manufacturing or service activity closely to eliminate non-value added activities। हमने कॉस्ट रिडक्शन में देखा था कि कॉस्ट रिडक्शन में कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है, वो परमानेंट रिडक्शन होता है। किस तरह से किया जा सकता है कि जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सी एक्टिविटीज है वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हो सकती है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन है वो वेरियस टाइप की अलग अलग तरीके से यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल सकती है, तो उसमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को इजीली एनालाइज कर सकते हैं और उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, राइट। तो ये हमें 7 इंपैक्ट्स बताई गई है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर IT की, राइट। The above are examples of few areas where cost accounting is done with the help of
आईटी, राइट, दूसरे भी हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट वो एक बार याद कर लेते हैं कि आईटी की इम्पैक्ट क्या हो सकती है। इम्पैक्ट है वो क्वेश्चन बन सकता है, इम्पैक्ट ऑफ द आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें क्या क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आरटीपी May 24 और एमटीपी 1 May 24 में ये पूछा गया था, राइट। सबसे पहले तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे इंटीग्रेटेड हो चुकी है, राइट। वेरियस टाइप्स की इन्फॉर्मेशन, वेरियस डिपार्टमेंट्स की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सभी की इंटीग्रेटेड हो चुके हैं, तो रिकंसिलिएशन वगैरह भी इजी हो चुका है। सेकंड, पेपर एनवायरनमेंट, जो पेपरलेस एनवायरनमेंट है उसकी तरफ मूवमेंट है, तो ई कॉपीज मिलेगी। अब जो पेपर का वेस्टेज होता था वो इस आईटी की वजह से कम हो सकता है। थर्ड, रिसोर्स प्रोक्यूरमेंट और मोबिलाइजेशन काफी इजी हो चुका है, राइट, ड्यू टू द इंटरनेट, राइट। कभी भी कुछ भी आपको चाहिए तो वो इंटरनेट की मदद से आप इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को मेल सेंड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन वगैरह भेज सकते हैं विदाउट फिजिकल कॉपीज, राइट। ये बेनिफिशियल हो सकता है। फिर फोर्थ हमें बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज, वो एक्यूरेटली और टाइमली बेसिस पर मिल सकती है, और वो जिस भी तरीके से चाहिए, प्रोसेस वाइज चाहिए, जॉब वाइज चाहिए, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो काफी यूजफुल हो सकता है। फिर फिफ्थ हमें बताया था कि इसमें यूनिफॉर्मिटी है, जो भी रिपोर्ट्स आप कहीं से भी डाउनलोड करेंगे, कहीं से भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो वो यूनिफॉर्म होगी, कंसिस्टेंट होगी, तो उसमें गलती होने के चांसेस, और गलती होने के चांसेस तो नहीं होंगे, बट उसमें कंपैरिजन जो है वो भी इजीली हो पाएगा, तो वो काफी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट हमें बताया था कि जो कॉस्ट और रेवेन्यू का वेरिएंसेस है कॉस्ट कंट्रोल के लिए जो नेसेसरी है, वो आपको रियल टाइम में मिलेंगे, तो इमीडिएटली एक्शंस लेना होगा तो वो आप ले पाएंगे। एंड सेवंथ, कॉस्ट में ऐसे सिस्टम आईटी की वजह से एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे, तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एलिमिनेट करना काफी इजी हो जाएगा, राइट। तो ये 7 इंपैक्ट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर है डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। Like the conventional cost accounting system, digital costing system too collects data, classify the data, account the data to get and process information to make decision, but the difference is the method of collection, medium of storage, forms of analysis and reporting, right? डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होगा, सब कुछ डिजिटाइज्ड होगा, राइट। जिस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग चलता है उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग किया जाएगा, बट वो सब कुछ आईटी थ्रू डिजिटल सिस्टम में किया जाएगा। Digital costing system links different business functions such as production, procurement, inventory management with the digital costing system of its suppliers, customers and the market through data sharing and network interaction. इसमें जो various स्टेक होल्डर्स है, जो यूजर्स है, उन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट वगैरह की मदद से, तो काफी हद तक जो काम है वो इजी हो सकता है। डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड्स डेटा टू गेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जो कोई एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, जो भी है, जॉब वगैरह है, तो उसका कॉस्ट कितना इनकर हुआ है वो पता चल सकता है डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से। डेटा ऑन टाइम स्पेंड, कितना टाइम स्पेंड किया है, राइट, कोई भी प्रोसेस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। डेटा ऑन रिसोर्स कंजम्पशन, कोई भी रिसोर्सेज का कितना कंजम्पशन हुआ है, मटेरियल है, लेबर है, कोई भी रिसोर्स का कितना कंजम्पशन हुआ है उसके ऊपर डेटा मिल सकता है। डेटा ऑन करंट मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल्स, करंट मार्केट प्राइसेस क्या है फाइनल प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल की, वो आपको रियल टाइम में डेटा मिल सकता है। डेटा ऑन लीड टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, लीड टाइम मतलब कि टोटल टाइम कितना हुआ प्रोडक्शन वगैरह का, और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक वगैरह क्या है वो भी डेटा पता चल सकता है। डेटा ऑन प्रोडक्ट डिमांड एंड ट्रेंड, प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो वो भी डेटा डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्टिंग सिस्टम से पता चल सकता है। तो डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम जो है उससे क्या क्या डेटा पता चल सकता है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डेटा ऑन टाइम स्पेंट, डेटा ऑन रिसोर्सेज कंजम्पशन, देन डेटा ऑन करंट मार्केट प्राइस और प्रोडक्ट, करंट मार्केट प्राइस क्या है प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स की, देन डेटा ऑन लीड टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, रॉ मटेरियल अवेलेबल, एंड डेटा ऑन डिमांड एंड ट्रेंड्स क्या है प्रोडक्ट के, वो पता चल सकता है। ये आप एक बार पढ़ के याद रखने की ट्राई कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम के। With the help of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), which helps in analysis of the big data and apprehend the consumption and demand pattern, the following benefits can be achieved. AI का भी अब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग, IT वगैरह का यूज हो रहा है, तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के, वो बताया है। Ascertainment of cost with certainty on cost object. The cost object is discussed in later paragraph. This helps to analyze the activities for cost allocation and apportionment.
कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि जिसके लिए भी हम कॉस्ट है वो एसर्टेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना कॉस्ट हुआ है वो एसर्टेन किया जा सकता है, वो आईटी थ्रू डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम से की मदद से किया जा सकता है। उसमें एनालिसिस और एक्टिविटीज क्या क्या हुई है, अलोकेशन, अपॉर्शनमेंट जो भी करना है, ये भी इन डिटेल हम आगे समझने वाले हैं, राइट। तो वो सब कुछ अच्छे से हो सकता है। Analysis of data on time spent on each activity to study and formulate incentive plans. किस एक्टिविटी के लिए कितना टाइम स्पेंड किया गया है तो वो जानना जरूरी है, उसका स्टडी, उसमें कहाँ पर गलत हुआ है, आइडल टाइम कितना था, या फिर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अगर टाइम स्पेंड हुआ है तो उसको कम कर सकता है, या फिर अगर कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर दिया तो इंसेंटिव्स वगैरह दे सकता है। इंसेंटिव्स कितना देना है लेबर को वो भी इसके हिसाब से जान सकते हैं, जो चैप्टर 3 में हम इन डिटेल समझने वाले हैं। Helps in material requirement planning and scheduling the material procurement. Data on resources consumption can be analyzed for resources optimization and finding the possibilities of zero wastages and just in time. मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना होगा, शेड्यूलिंग कब क्या कितना मंगवाना है, कितना प्रोड्यूस करना है, उस हिसाब से डेटा हमें प्रोवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से हम ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं जस्ट इन टाइम। अगर जब ऑर्डर मिल रहा है तभी हम अगर मटेरियल वगैरह मंगवाते हैं तो हमारा स्टोरेज कॉस्ट कम हो पाएगा। तो अगर ऐसे सिस्टम अगर हमें फॉलो करनी है तो उसके लिए डिजिटल सिस्टम, डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का होना काफी जरूरी है। जीरो वेस्टेजेस अगर करने हैं तो वो भी हम डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम से कर सकते हैं। आगे जो हमने डेटा समझा था, राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, कॉस्ट इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा एक बेनिफिट बन गया। डेटा ऑन टाइम स्पेंड, तो वो हमारा दूसरा बेनिफिट बन गया। रिसोर्स कंजम्पशन कितना हुआ है डेटा, वो हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारा तीसरा बेनिफिट मिल गया। आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे, ये तीनों बेनिफिट उस डेटा के साथ ही रिलेटेड है। तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों टॉपिक्स आप एक साथ याद रख सकते हैं, राइट। Then helps to identify and eliminate the non value added activities. कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, ये हमने इम्पैक्ट में पढ़ा था, राइट। आईटी की वजह से हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। Data on resource consumption is helpful in setting the standards and measurement of variance on real time basis. कितना कंजम्पशन हुआ है वो पता चलेगा तो स्टैंडर्ड कितने होने चाहिए, और वेरिएंसेस अगर डिटेक्ट करने, फाइंड आउट करने हैं तो वो भी रियल टाइम बेसिस पर हो पाएगा। तो ये थर्ड और फिफ्थ पॉइंट भी एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। और वो जो थर्ड पॉइंट था डेटा ऑन कंजम्पशन, उससे पता चल सकता है। Data on current market prices of material and consumables helps to estimate cost and setting standards on market to market basis. करंट मार्केट प्राइसेस क्या है रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की, वो पता चलेगा तो स्टैंडर्ड सेट करना है, कॉस्ट कितना हो सकता है वो एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए भी हम हेल्पफुल होगा। जो हमें यहाँ पर बताया था कि डेटा ऑन करंट मार्केट प्राइसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल्स, तो उसकी प्राइसेस क्या है, तो ये उसका बेनिफिट हो गया, राइट। तो कनेक्ट कर पाएंगे आप। Extrapolation of data on customer behavior towards the product to predict the market demand. It is helpful in preparation of budgets and planning of production. मार्केट में डिमांड कितनी है वो एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ डेटा, अलग अलग डेटा का यूज करके उसमें स्टैटिस्टिकल या ऐसे कोई फॉर्मूला का यूज करके कितना डिमांड हो सकती है वो एस्टिमेट सिस्टम की मदद से, डिजिटल सिस्टम की मदद से अच्छे से कर पाएंगे। तो उस हिसाब से बजट्स वगैरह, प्लानिंग, प्रोडक्शन, राइट, वो अच्छे से कर पाएंगे। A better analysis of cost behavior improves the cost benefit analysis and equipping the management in informed decision making. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट में से कितना बेनिफिट मिल रहा है वो जो एनालिसिस है वो अच्छे से कर पाएंगे। वो एनालिसिस अगर अच्छे से पता चलेगा, मिल पाएगा, तो जो डिसीजंस लेने हैं फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कितना प्रोडक्शन वगैरह करना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, राइट। तो ये हमें 8 बेनिफिट बताए गए हैं ऑफ डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। सबसे पहले असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि एनालिसिस एक्टिविटी सब कुछ हमें दिया हुआ है। सेकंड, डेटा ऑन टाइम स्पेंड की वजह से हम स्टडी कर पाएंगे, जो भी अप्राइजल सिस्टम, इंसेंटिव प्लान्स जो भी करने हैं तो वो अच्छे से फॉर्मुलेट कर पाएंगे। थर्ड, मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है वो हमें कंजम्पशन के डेटा के बेसिस पर मिल सकता है, तो जस्ट इन टाइम या ऐसे कोई सिस्टम अगर हमें कंप्लाई करनी है, फॉलो करनी है, तो वो हम अच्छे से कर सकते हैं। फिर ये फिफ्थ पॉइंट आप एक साथ याद रख सकते हैं कि जो डेटा कंजम्पशन हुआ है उसके साथ हमें स्टैंडर्ड सेट करने के लिए और वेरिएंस को एनालाइज करने के लिए हमें हेल्पफुल हो सकता है, राइट। फिर ये जो सिक्स्थ पॉइंट है, राइट, वो भी जो डेटा हमें 6 पॉइंट्स हमें बताए थे, डेटा क्या क्या डिजिटल सिस्टम से हमें मिल सकता है, तो उसी का है कि करंट मार्केट प्राइसेस और करंट मार्केट प्राइसेस रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट की क्या है,
तो उससे हमें स्टैंडर्ड सेट करना है, एस्टिमेट करना है कि कॉस्ट का, तो वो भी हमें पता चल सकता है। तो ये जो 5 बेनिफिट्स है, तो वो जो आगे का क्वेश्चन था कि डिजिटल सिस्टम में क्या क्या डेटा हमें मिल सकता है, उससे रिलेटेड है, क्योंकि जो डेटा मिलेगा वही हमारा बेनिफिट, उसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो वो दोनों आप एक साथ याद रख सकते हैं। फिर हमें जो 4th पॉइंट बताया था कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करने के लिए हम एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। फिर 7th पॉइंट जो बताया था कि मार्केट में क्या डिमांड हो सकती है, राइट, उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ डेटा की मदद से, और उसके हिसाब से प्रोडक्शन प्लान करना है, बजट बनाना है, तो वो हम बना पाएंगे। एंड जो लास्ट बेनिफिट बताया था कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो इंप्रूव कर पाएंगे, वो एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे तो डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, राइट। तो ये बेनिफिट्स थे डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम के। क्लियर? तो हमारा जो पार्ट 2 है चैप्टर 1 का, वो हम यहाँ तक रखते हैं। हमने गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए जो एसेंशियल्स है वो हमने समझे। फिर आईटी सिस्टम इंस्टॉल करना है, कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो उसके पहले क्या क्या पॉइंट्स को, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखने हैं, वो हमने समझे। फिर इम्पैक्ट क्या है आईटी की कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पर, वो हमने समझा। डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम में से क्या डेटा मिल सकता है और उनके क्या बेनिफिट्स है, वो हमने समझा। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट पार्ट था, राइट। आगे की जो थियरी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।